खेती में जो हाइब्रिड की खेती आई, जिस तरीके से हम जैविक खाद का उपयोग करने लगे, किसानी तो है जो स्वास्थ्य को भी बना सकता है, किसानी तो है जो शिक्षा को भी बना सकता है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। और ये जो समाज के चंद ऐसे लोग जो कहानी किस्सों में विश्वास रखते हैं और वो किसानों के प्रति असहयोग आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये असहयोग आंदोलन केवल वो बंद कर दे और लोगों को प्रोत्साहन देना शुरू करें, तो मैं कहता हूं कि फार्मिंग बेटर देन अदर्स। दूसरी पीढ़ी हर जगह अनिश्चितता में है। आप सिर्फ किसान पे मत जाइए। डॉक्टर का बेटा बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं है, मास्टर का बेटा बहुत अच्छा मास्टर नहीं है, इंजीनियर का बेटा बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं है। सिनेमा में आइए, बहुत सारे सुपरस्टार आपको मिलेंगे। 20 सुपरस्टार का नाम आप गिन सकते हैं। देवानंद जी से लेके राजेश खन्ना जी से लेके इवन अभी अमिताभ बच्चन जी की बात कर लीजिए। अब पोस्टर बनाने की बात आई, उसका कवर पेज, तो कवर पेज भी मैंने बनवा दिया। फिर उन्होंने कहा कि कैसे पब्लिश हो। अब मैं गूगल पे ऑनलाइन इन सब चीजों में सर्च करने लगा। सर्च करते करते ये ध्यान में आया कि कई कंपनियों के हमारे पास फोन आने लगे। अच्छा। कि आप 70,000 दे दीजिए, आप 35,000 दे दीजिए, आप 36,000 दे दीजिए। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन क्या हर इंसान उससे सीख लेता है? वो उसका आंसर है नो। क्योंकि अगर सब सीखते, सब मजबूत होते, सब आगे बढ़ते, तो हमारा राष्ट्र आज और भी आगे होता। नहीं तो फिर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रामायण रामचरितमानस पढ़ते होंगे आपके गांव में, आपके घर में, बताइए। रखा तो अगर देखेंगे तो आप हिंदू परिवार से है तो सारे घरों में होगा। पढ़ने का जो देखा जाए तो मुझे लगता है कि हार्डली कोई एक जो देहात है, शहर की बात नहीं कर रहे, वहाँ पे तो बच्चा पैदा होता है और वो प्रोफेशन डिसाइड हो जाता है, क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट होता है। वो किसी भी देहात में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कि पहले वो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक शिक्षा है कि पहली से 12वीं तक तो उसको पता ही नहीं कि बनना क्या है। तो उसके बाद फिर आता है कि अब वो ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल वो घिसेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, और उसके बाद फिर वो नहीं हो रहा है तब तक वो सोचेगा चलो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता हूँ, बीएड कर लेता हूँ। अब उधर भी नहीं बना तो फिर वो जाता है कि अब तो कहीं ना कहीं से पैसा तो लाना पड़ेगा, भले सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो फिर वो प्राइवेट की तरफ जाएगा, जहाँ पे कि वो थोड़ा पीछे हो जाता है उस मामले में। तो क्या ये सोच को बदलने में थोड़ा सा विद्यालयों का भी हाथ होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत शो में। इस मंच से हम साझा करते हैं ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्सों को जो न हमें केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह विश्वास दिलाती है कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी कामयाबी हमारी किसी भी परिस्थिति से बड़े हो सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं मिस्टर अरविंद पांडे जी, जो कि न केवल एक लेखक और पत्रकार है बल्कि अपनी समाज के लिए गहरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी ही कहानी, उनकी जुबानी। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया। काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है आपका, वो टाइम लेने में जो संघर्ष हुआ है उसकी भी एक कहानी है जो कि कभी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप अपने बारे में एक अपना, क्योंकि आप किसान परिवार से हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा, तो अगर एक अपना बिगनिंग बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी जो शुरुआती जीवन था वो कैसे था, फिर उसके बाद आपका जो लेखक वाला आया विचार वो कहाँ से आया? शुरुआती जीवन, हम लोग गांव में पैदा हुए और पढ़ाई लिखाई गांव पे ही, चूँकि मैं कक्षा 1 में पढ़ने गया तब से मेरा अपना विद्यालय था। चाचा जी माँ सायर देवी प्राथमिक विद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालय, फिर वहाँ पढ़ा। फिर हमारे क्षेत्रीय सभी बच्चे लगभग हम लोग खंडवारी देवी इंटर कॉलेज, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की और फिर ग्रेजुएशन किया। फिर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, LLB, MBA, अभी PhD कर रहा हूँ। तो बिगनिंग, शुरुआत जो है वो गांव से है और गांव भारत की आत्मा है, किसान गांव की आत्मा है। तो जो भारत की आत्मा और गांव की आत्मा का मिलान है वह अरविंद पांडे की आत्मा है। सही बात है। सो जो अभी का परिवेश है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपने बोला कि गांव जो है वो भारत की आत्मा है और किसान जो है वो गांव की आत्मा है, तो किसान से ही शुरुआत है। बट क्या आज के परिवेश में वो किसान कहीं पीछे रह जा रहा है? मैं इसके लिए ये पूछ रहा हूँ
कि होता क्या है कि जो बच्चा एक सर्विस क्लास में पैदा होता है या बिजनेस क्लास में पैदा होता है, बिजनेस फैमिली में, क्लास से मतलब फैमिली में, कि एक सर्विस फैमिली में हो रहा है, कोई अध्यापक है, कोई वकील है, वहाँ पे हो रहा है, और एक बिजनेस में हो रहा है कि उसका कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे तो वो एस्पिरेशन आ जाता है बच्चे को, जो उनका बच्चा है, कि मुझे तो ये करना है, मुझे सरकारी नौकरी करनी है, मुझे प्राइवेट नौकरी करनी है, या मुझे बिजनेस करना है। लेकिन जो किसान के घर में बच्चा पैदा होता है उसके पे मुझे लगता है कि वो किसानी थोपी जाती है, क्योंकि उसका एस्पिरेशन किसान बनने वाला अब नहीं रह गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थोपना शब्द थोड़ा सा जटिल शब्द है। देखिए, किसान जैसे चाहे वैसे देश को संचालित कर सकता है। अन्न जहाँ का हमने खाया, नीर जहाँ का हमने पिया, और जो ये अन्न और नीर है, ये किसान अपनी हड्डियों को गलाता है, जेठ की दोपहरी और पूस की रात में अपने को तपाना जानता है। इतना ही कठिन बिजनेसमैन का भी है। जो घाटा और मुनाफा बिजनेसमैन करता है वो मुनाफे के लिए काम करता है। हमने एक कविता लिखी थी, हाँ मैं किसान हूँ। वो कविता मैं आपको भेजूंगा, आप उसको चला भी सकते हैं। कैसे कोई किसान खुले आसमान के नीचे अपनी पूरी संपत्ति डाल देता है। और गांव में एक कहावत है कि बादर बांध के खेती ना हो, मतलब उसका प्रकृति पे कोई नियंत्रण नहीं है। आपकी फैक्ट्री है तो आपका नियंत्रण है, किसान का कोई नियंत्रण नहीं। और जब धान की बालियां, गेहूं की बालियां बिल्कुल कटने से पहले की स्थिति में होती है, तब पत्थर मार देता है और पूरी किसानी ज्यों की त्यों, जैसे कि तैसे धराशायी हो जाती। लेकिन किसान धरती मां को प्रणाम करता है, ऊपर वाले का यदि अफसोस है तो अफसोस, नहीं तो बहुतायत धन्यवाद करता है, और भरोसा क्या रखता है कि धरती माँ ही दुनिया की एकमात्र ऐसी माँ है। कमर्शियल वे में कह लूं तो एकमात्र ऐसा बैंक है जिसमें एक मुट्ठी फेंकते हैं और कई बोझ लेके आते हैं। कभी कभी माता है, नाराज हो जाती है, कभी कभी प्रकृति है, नाराज हो जाती है। तो वो जो घाटा सहने की क्षमता और तुरंत फिर प्रकृति में काम करने की क्षमता और पाने से ज्यादा परंपरा के निर्वाह करने की क्षमता जो किसान के अंदर है, यही तो बिजनेसमैन के पास है। यही वो मूल अवधारणा है, यही वो सूत्र है जिससे दुनिया के सारे व्यवसायों के सवाल हल किए जाते हैं। और जो ऐसा आपने कहा कि आज की पीढ़ी जिस किसानी से दूर जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी की खेती है। आप देखते होंगे कि कैसे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम खेती में लगाए जा रहे हैं, कैसे पाइप ड्रेन खेती में लगाए जा रहे हैं, कैसे कृषि संयंत्र 90% सब्सिडी पे मिल रहे हैं। किसानी के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि जैसे नई योजना बना के किसानों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और खेती में जो हाइब्रिड की खेती आई, जिस तरीके से हम जैविक खाद का उपयोग करने लगे, किसानी तो है जो स्वास्थ्य को भी बना सकता है, किसानी तो है जो शिक्षा को भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी रहेगी वाणी। किसान जो है वो किसी एक औरा में बंध के रहने वाला नहीं है। किसान ही वह धरातल है जिस पे पूरी दुनिया खड़ी है। तो बिना किसान सब सूना। और नई पीढ़ी किसानी में, आपने पढ़ा होगा, हमारे बनारस में नारायणपुर एक गांव है, पाठक जी लोग हैं, वो देश में किसी बड़ी संस्थान में नौकरी कर रहे थे, वो छोड़ करके आए और मोती की खेती कर रहे हैं। और मोती की खेती ऐसी कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में उस खेती का वर्णन किया। तो जरूरी प्रोत्साहन है, जरूरी सहयोग है। और ये जो समाज के चंद ऐसे लोग जो कहानी किस्सों में विश्वास रखते हैं और वो किसानों के प्रति असहयोग आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये असहयोग आंदोलन केवल वो बंद कर दें और लोगों को प्रोत्साहन देना शुरू करें, तो मैं कहता हूं कि
फार्मिंग बेटर देन अदर्स। किसानी दुनिया के किसी भी काम से अच्छा काम है और गौरव है, अनुभूति है। हम अन्नदाता हैं, वो अन्नदाता होने का गौरव है। जैसे एक सेना के व्यक्ति को परमवीर चक्र पाने का गौरव है, जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को अपने अवार्ड सेशन में अवार्ड पाने का गौरव है, वैसे खेत में हल चलवाते समय, जेठ की दोपहरी में खड़ा होते समय, पूस की रात में गेहूं में पानी भरते समय हम यह गौरव करते हैं कि हम अन्नदाता हैं, हम भारत भाग्य विधाता। काफी मतलब प्रोत्साहन देने वाला जो है किसानों को आपका जो विचार है वो तो है, बट अगर वो समाज से प्रोत्साहन, जो मैंने बोला प्रॉब्लम या मेरा खुद, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, तो वो संघर्ष और वो जो आपने बोला कि नहीं खुले आसमान के नीचे बीज डालना और फिर 3 महीने 6 महीने इंतजार करना और फिर वो करना, तो उतना साहस दूसरे में तो नहीं है और ना तो उतनी प्रतिबद्धता है। बट अब किसान का बच्चा किसान बनने से कतराता है, क्यों? क्योंकि वो उनको वहाँ पे रिवॉर्ड नहीं दिखता है। बिजनेस वाले को या सर्विस वाले को रिवॉर्ड, क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड है, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत इतर हो जाता है, बट यहाँ पे भाग्य के भरोसे है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, दूसरी पीढ़ी हर जगह अनिश्चितता में है। आप सिर्फ किसान पे मत जाइए। डॉक्टर का बेटा बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं है, मास्टर का बेटा बहुत अच्छा मास्टर नहीं है, इंजीनियर का बेटा बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं है। सिनेमा में आइए, बहुत सारे सुपरस्टार आपको मिलेंगे। 20 सुपरस्टार का नाम आप गिन सकते हैं, देवानंद जी से लेके राजेश खन्ना जी से लेके इवन अभी अमिताभ बच्चन जी की बात कर लीजिए। बेटे वैसा नहीं कर पाए जैसे बाप करते हैं। ये निश्चितता और अनिश्चितता का खेल है कि आपके अंदर निश्चितता कितनी है। यदि आपके अंदर मुझे यूं ही रगड़ना है रेत पर एड़ियां, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा, तो आप रगड़ेंगे एड़ी, रेत से भी पानी निकलेगा। और यदि वो एक बोलते हैं ना शायरी की, जर्रा जर्रा आफताब नहीं होता, अखाड़े का हर पहलवान उस्ताद नहीं होता, और जंग में हार उसी की होती है जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता। तो हर पहलवान उस्ताद थोड़ी हो जाएगा। लेकिन किसानी ही तो ऐसी चीज है जिसमें आप मतलब एक मुट्ठी फेंक के एक बोझ ले आ सकते हो ना। यहां तो निश्चितता है कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी काम होगा। पड़ोसी पानी भरेगा, आपको पता चल जाएगा आपको पानी कब भरना है। गांव में बीज लोग पूछ पूछ के डालते हैं कि आज डालेंगे कल डालेंगे, आप कब डालेंगे। नहर में पानी सबके लिए एक बार में आता है, ट्यूबवेल एक बार में स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी बिजनेस में तो बिजनेसमैन बताते ही नहीं भाई ना कि मेरा सूत कहाँ कत रहा है, मैं दवाई की कौन सी डिब्बी खोल रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग में कौन सी बेयरिंग बना रहा हूँ। यहाँ तो निश्चितता है ना, ये तो विन विन सिचुएशन है ना, हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है ना। तो फार्मिंग इज हेल्पिंग कॉन्सेप्ट, विन विन सिचुएशन कॉन्सेप्ट। सही बात है। सामाजिक समन्वय तो सामाजिक समन्वय है किसानों में। एक रेट सरकार तय करती है, एक साथ कोऑपरेटिव पे जाते हैं। अभी आपने देखा सहकारिता विभाग ने कितना अच्छा काम किया, बी पैक्स बना दिया सारे सहकारी समितियों को, नई बनने लगी, कंप्यूटर लग गए, ऑपरेटर नियुक्त हो रहे हैं। तो इतना आमूलचूल परिवर्तन है। और आप किसानी देखना चाहते हैं तो सहकारिता से जुड़ना पड़ेगा। अब किसान सहकारिता से जुड़ने जा रहे हैं, अभी सिंगल काम कर रहे थे। आपका जो विचार है, पढ़ाई किया स्टार्टिंग में तो सब लोग मतलब अपने यहाँ तो वो ट्रेडिशनल है, मतलब देहात कहीं भी हो कि हाँ, एक बार तो पारंपरिक शिक्षा इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन करेंगे। तो आपने तो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा किया कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें भी 2 विषय में किया। उसके बाद ये लेखन वाला आइडिया कहाँ से आया? वो ऐसे तो मैं लिखता रहता था। अभी मैंने एक जगह बताया भी था कि हम लोगों ने एक छात्र युवा किसान सम्मेलन किया। उससे पहले भी मैं छात्र संघ में अपने अभिभावकों और सीनियर लोगों के कहने पे हम लोग नारा बनाते थे। लेकिन उस समय पहली बार हमने जो नारा पोस्टर पे लगवाया वो नारा था आपका संघर्षरत चंदौली। एक बैनर हम लोगों ने बनाया और एक हुआ कि अब छात्र युवा किसान सम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन हम लोगों ने किया। तो उसमें पहली बार हमने वो नारा दिया और वो लाइन बनाई, सीमा पे जवान खेत में किसान, एक राष्ट्र रक्षक एक अन्नदाता, संघर्ष करता छात्र नौजवान, जो है असल में राष्ट्र निर्माता। तो ऐसे फिर वो बनाया, फिर कई बार बनाए ऐसे, फिर कई अखबारों में पत्रिकाओं में एडवांटेज न्यूज, बुलंद संदेश, और फिर 2019 में कोरोना के आने से पहले एक दूरदर्शी दर्पण
क्योंकि मैं उस समय मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का छात्र था। अच्छा। और ऐसा कुछ था कि ये यदि हम करते हैं एक्टिविटी तो उसमें 10 नंबर ऐड होने, तो हमने पत्रिका ही हम लोगों ने बनाया। उसमें हमारे मित्र भानु जी हैं, वो उसके संपादक हुए और मैं उसका प्रधान संपादक हुआ। और फिर पत्रिका में अपने लिखने लगे। दैनिक मान्यवर एक अखबार है, उसमें हमने बहुत लंबे समय तक संपादकीय पेज पे लिखा। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी बहुत मेधावी व्यक्ति थे, जौनपुर के थे, बनारस से संचालित होने वाला अखबार। अभी वो फिलहाल अखबार चल रहा है, उनके बेटे चला रहे, वो कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे फिर कोरोना में जब मैं घर बैठा तो कई आर्टिकल हमने लिखे थे। तो अपने आदरणीय आशीष चौबे जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप एक पुस्तक का रूप दे दीजिए। फिर हमने लिखना शुरू किया, आर्टिकल बनाने शुरू किए। और कोई काम भी नहीं था वैसा, कोरोना में सारे लोग घर पे थे। और फिर धीरे धीरे वो आर्टिकल बन के सब तैयार हो गए। तो 100 से ऊपर लिखा, 77 लास्ट में फाइनल हुए और पुस्तक में आए। और सब कैसे धीरे धीरे सब कुछ होता गया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक ही दिन में प्लान कर लिया हो कि सब कुछ करना है। लिख लिया तो पीडीएफ में खुद ही बना लेता था मोबाइल में। और बहुत बहुत प्रॉब्लम थी उसमें, मैं आपको बताऊँ। मंगलम सॉफ्टवेयर ये व्हाट्सएप वाले उसमें होता है, जिसमें हम लोग नोट पैड पे लिखते हैं। और जो किताब वाला वो कुर्तीदेव सॉफ्टवेयर, तो जो ये क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ रीडिंग और व्याकरण जो शुद्ध करने वाले होते हैं। अच्छा, उतना व्याकरण की भी जानकारी मेरे पास नहीं थी। हमारी तो भावनाएं थी। एज ए फिलोसफर एक बुक है वो, जिसमें मेरी सिंगल आइडियोलॉजी है। कोई आइडियोलॉजी ऐसा नहीं कि मैच करा के ये क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमने क्या अनुभव किया, ये है वो। अभी उसकी प्रभात जी के कहने पे मैं परिवर्धित प्रति लिख रहा हूँ। तो परिवर्धित प्रति में हम जरूर मैच करा रहे हैं कि दुनिया क्या कहती है, मैं क्या कह रहा हूँ। तो लेकिन उस समय तक ऐसा कुछ नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी अपने पास, बस लिखना है और तैयार हो गया। लिखते लिखते अच्छा हो गया। हम लोगों ने फिर उसको, पुस्तक को जब तैयार हो गई तो ये हुआ कि अब इसको कैसे टाइप कराया जाए। तो टाइप पूरा बन। हमारे एक छोटे भाई हैं गोपाल जी, गोपाल का प्रिंटिंग का काम है, उसको कोई टाइपिंग का काम उनका है नहीं, लेकिन वो भी खाली थे। पूरा देश खाली था, देश ही खाली था। तो हमने आग्रह किया, वो रात में अपनी दुकानें खोलते थे, हम लोग बैठते थे 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक टाइप होता था। फिर बहुत एक्सपर्ट आदमी है वो, उसने पूरी बुक ही बना डाली। तो फिर हम वो, अब ये हुआ कि अब क्या हो, तो अभी हुआ ये प्रूफ रीडिंग कैसे हो। फिर इधर बनारस में कुछ समझ में नहीं आया हमको, तो पास मिलता था उस समय कोरोना में, तो उस गाड़ी से हम लोग गए लखनऊ। वहाँ से एक और गाड़ी हमने उठाई दूसरी, बिना पास की, बहुत हिम्मत किया। और फिर मैं एक लड़का, छोटा भाई है अपना अपुल प्रशांत के साथ में गया। वो अभी इलेक्शन कमीशन में सुल्तानपुर में पोस्टेड है। तो प्रशांत ने कहा कि भैया यदि अपुल रहेगा तो बड़ा आसानी हो जाएगी। तो हमने कहा कि ठीक है, अपुल को लेते हैं। मैं सेल्फ ड्राइव करके मैं चला गया बाराबंकी। मैं बाराबंकी से अपुल को लेके आया। फिर हम लोग एक बंद कमरे में, मैं, आदर्श, अपुल, वो उस समय पप्पू भी उसी समय मर गया कोरोना में, वो भी खाना बनाता था। और हम लोग 5-7 लोग एक बंद कमरे में, 10 बाई 10 का एक कमरा, 2 BHK था, लेकिन एक कमरे में ही सब लोग रहते थे। और प्रूफ रीडिंग हुई, 4-5-6 दिन लगे लगभग। फिर ये हुआ कि अब 10 आर्टिकल और कम पड़ रहे हैं। तो इतना अनुभव नहीं था कि एक आर्टिकल लिखने में आज की तरह 4-6 दिन लग जाएं। अब तो लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, क्योंकि आप जितना जानते हैं उतना डर आपके अंदर आ जाता है। और उस समय डर और नहीं था, उस समय जैसे लगता था कि कोई मतलब नहीं। हमने एक रात में 8 आर्टिकल लिखे, एक रात में। और क्यों लिख पाए? क्योंकि लिखने के पास फिर तुरंत प्रूफ करा लेता था मैं। जो 3 और बैठे थे तो वो कहते थे कि हाँ भैया ठीक। तो ये होता था कि चलो अब पक्का हो गया, अब इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। अब और ये बात पता लग गई थी कि लिखना आखिरी नहीं है, प्रूफ रीडिंग तो होनी ही होनी है इसकी, तो चलो बाद में सुधार लेंगे। और डर नाम की कोई चीज थी नहीं, मैंने पहले ही बताया। तो फिर हम लोग लिखने लगे। फिर अब वो जब हम लोग लिखे, प्रूफ रीडिंग किए, तो ये हुआ कि इसको अब कैसे, अब तो तैयार हो गई पुस्तक। अब पोस्टर बनाने की बात आई, उसका कवर पेज। तो कवर पेज भी मैंने बनवा दिया। अब कवर पेज बन गई। कवर पेज बनने के बाद फिर उन्होंने कहा कि कैसे पब्लिश हो। अब मैं गूगल पे, ऑनलाइन, इन सब चीज़ों में सर्च करने लगा। सर्च करते करते ये ध्यान में आया कि कई कंपनियों के हमारे पास फ़ोन आने लगे कि आप 70,000 दे दीजिए, आप 35,000 दे दीजिए, आप 36,000 दे दीजिए, या कोई निःशुल्क भी कह रहा था।
मैं कोई कहता था मैं आपको 5% दूंगा, कोई कहता था आपको 200% दूंगा, समझ में नहीं आती थी बात। फिर मैं धीरे धीरे दिल्ली की तरफ गया, तो आशीष जी का भी उसमें योगदान था। और वहाँ मैं गया तो ये हुआ कि पुस्तक पे एक किसी का अभिमत चाहिए, जो नहीं होता कि शुभकामना, अभिमत ऐसे करके संस्तुति कुछ न कुछ मतलब चाहिए किसी आदमी का कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, ये वो करके सब। तो हम लोग पहले से जाते थे माननीय इंद्रेश जी के यहाँ, तो इंद्रेश जी के पास हम लोग गए और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मैं पहले पढ़ूंगा। वहाँ प्रिंट कराया हम लोगों ने, पूरा मोटा फिर हो गया 150 पेज के लगभग। उनको हम दिए, अब उनसे तो कह नहीं सकते कि एक दिन में आप पढ़ दीजिए। फिर हम लोग चले आए वापस। 1-1.5 महीने बाद उनका फ़ोन आया, बोला हाँ बहुत अच्छा लिखे हो, तो ये चाहिए हैंड राइटिंग में कि टाइप करा के दे दूं। तो हमने कहा कि जी भाई साहब हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा हो जाता, और एक चूँकि उनके प्रति एक श्रद्धा थी, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा हो जाता कि हैंड राइटिंग में ही मिल जाता तो बहुत। आज भी मेरे पास रखा हुआ है। उन्होंने हैंड राइटिंग में फिर हमको लिख के अभिमत भेजा, बोला हाँ जी ठीक है भेजता हूँ। तो उन्होंने मुझे भेजा, और उसके बाद फिर जब मैं वो सारी चीज़ें लेके गया तो प्रभात प्रकाशन में दिल्ली हम लोग गए। तो दिल्ली गए हम लोग, तो प्रभात प्रकाशन में उन्होंने हमारा देखा और खोला। खोलने के बाद उन्होंने एक पेज पे लगभग 20-25 गलतियाँ निकाली, और प्रभात जी करते करते अभ्यास हो गया, बहुत बहुत विद्वान आदमी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, और ऐसा लगा जैसे कि प्राण सूख गए मेरे। सही बात है, इतना मेहनत कोविड में इतने लोगों से मिलना जुलना सब करना, और उसके बाद पता चला हो रहा है कि अभी तो पूरा गलती से भरा हुआ है उसका। हाँ, तो अब जैसे लगा कि मतलब अब बेकार सब मेहनत खत्म। और फिर मैं जैसे कभी कभी आशीष भी है, चिढ़ाते भी है, जैसे उस समय लगा कि यार हम कहाँ किस काम में फालतू फंस गए। फिर लेकर के बाहर निकले हम लोग, तो हमने भैया को फ़ोन किया, ब्रजेश भैया को। तो उन्होंने कहा कि जान रही तो बहुत कुछ हुई, अब तू घरे चलावा। सही बात, कोरोना में जान रही तो बहुत कुछ हुई। सही बात है। मैं घर आ गया, फिर मैं लखनऊ गया पास वाली गाड़ी से। तो वहाँ एक पत्रकार थे, उनसे फिर हम लोग संपर्क किए, तो उन्होंने एक और पत्रकार को बताया। फिर पेड प्रूफ रीडिंग कराया हम लोग जानकार व्यक्ति से। करते हैं, बहुत लोग करते हैं आजकल, तो रिसर्च की थीसिस लिखते हैं लोग। तो हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने फिर हमारा प्रूफ रीडिंग किया। फिर मैं प्रूफ रीडिंग को, आप बहुत टफ टास्क हो गया कि टाइप कैसे हो, अब तो ये आदमी फिर दोबारा करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर इन्होंने भी सहयोग किया, और फिर ये काशी टाइप राइटिंग वाले हमारे परिचित थे, फिर इनको भी हमने दिया, और सब बन के फिर से रेडी हो गया। फिर हम लोग गए उनके यहाँ, प्रभात जी के यहाँ। तो राज जी ने कहा अभी नहीं ठीक है, और उन्होंने फिर 8-10, अब पहले तो उन्होंने गलतियां निकाली दोबारा, बिंदुसार, पंचम, विनाक्षरी, अरे मतलब तब मैं वो शब्द सुना। वही मेरे साथ आज हो रहा है अभी, आपके साथ हम सुना ही नहीं था कभी ये पंचम और ये जो। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ते थे, और मतलब लेखक हो जाएंगे ऐसी कोई कल्पना भी नहीं थी, और ना ही उसके लिए कोई तैयारी थी। लेकिन प्रोत्साहन, जो मैंने किसानी के लिए कहा आपसे, वो प्रोत्साहन पीछे से देने वाले लोग थे, सपोर्ट करने वाले लोग थे उसमें। तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं करा लूंगा, क्योंकि अमित जी का अभिमत भी था, उनकी भी बड़ी श्रद्धा उनके प्रति थी, और हमारी पुस्तक के मटेरियल से भी वो प्रभावित थे। नाम भी व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण मैंने रखा था, नाम जो है, तो हाँ उससे भी वो प्रभावित थे। तो उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया, और धीरे धीरे फिर ये विमोचन हुआ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो उसकी तारीख तय हुई, यूपी कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर जी उसके अध्यक्षता किए, माननीय इंद्रेश कुमार जी उसमें मुख्य अतिथि रहे, और उस समय 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक माननीय प्रवीण निषाद जी, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की लॉन्चिंग के लिए, मतलब विमोचन में उन्होंने बहुत मदद किया उन्होंने मेरी। वो चूँकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, तो उन्हीं के लेटर पैड पे वो बुक हुआ, उसका हाल अलाट हुआ मुझे। और मैंने सुब्रत पाठक जी, जो संगठन के भी हमारे बहुत बड़े नेता और सांसद थे उस समय, तो वो भी कार्यक्रम में आए।
हरियाणा के एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर अनिल ठक्कर जी, वो हमारे परिचित, हमारे मित्र साहिल के मौसू थे, वो भी वहाँ पे आए, हाई कोर्ट से लोग आए। मतलब फिर कोरोना जैसे कालखंड में भी हमको देश भर में प्यार करने वाले लोग हमारे विमोचन में आए। और मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपके इस मंच से उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं जो उस परिस्थिति में हमारा सहयोग किया। नहीं, जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे जबकि लोग अपने प्राण बचाने के लिए कि नहीं घरों में, जैसे कि आपने बोला कि आपके भाई साहब ने भी बोला कि नहीं घर आ जाओ, और वैसे में अगर दूसरा एक कोई आगे बढ़ रहा है और उसको पीछे से प्रोत्साहन दे रहा है और उसके जो है कि महत्वपूर्ण समय पे मौजूद हो रहा है, वो बहुत बड़ा जो है एक ग्रेटिट्यूड का हकदार है हर इंसान। बहुत बहुत बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं। उन लोगों के प्रति वास्तव में श्रद्धा, बहुत श्रद्धा है, और बहुत सारे लोग आए वहां पे। तो ये जो पुस्तक का शीर्षक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। सो इससे पहले कि हम पूरा डिटेल में जाएं, ये व्यक्ति निर्माण के बारे में आपका मतलब जो विचार है, अगर उसको थोड़ा सा बताएं कि व्यक्ति निर्माण है क्या, होता कैसे है? जो पुस्तक में लिखी है ना, वो अंश मात्र है। व्यक्ति का निर्माण माता के आलिंगन और पिता के चुंबन से पहले दिन शुरू हो जाता है, जन्म के साथ। और अपने अंदर शास्त्रगत कहें तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को समझना। आज के आधुनिक युग में कहें तो बॉडी लैंग्वेज से लेके लैंग्वेज तक को समझना। और मनुष्य, मानव मात्र और फिर व्यक्ति के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती जाती हैं, उन सभी परिस्थितियों को समझना, सीखना, और सीखी हुई पंक्ति को, सीखी हुई बिंदु को सूत्र के रूप में धारण करना व्यक्ति निर्माण है। हमारे पास परिस्थितियां तो आती हैं, हम उन परिस्थितियों से बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन हम पीछे क्या छोड़ते हैं, अपने अंदर क्या लेते हैं कि इन्हीं परिस्थितियों में यदि दूसरा व्यक्ति आए तो वो कैसे उससे पार पाए, और दोबारा हमारे पास यदि यही परिस्थिति आए तो हमारा निर्माण ऐसा सशक्त हो कि हम उससे लड़ सकें। ये व्यक्ति निर्माण है। तो जो आपने बोला कि जो परिस्थितियां आती है उससे आदमी सीखता है और उसी से उसका निर्माण होता है, लेकिन इतना आसान मतलब वो है नहीं। दो चीज़ें, एक है कि हम सब जो भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी देश में हो, विश्व में हो, परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन क्या हर इंसान उससे सीख लेता है? वो उसका आंसर है नो। क्योंकि अगर सब सीखते, सब मजबूत होते, सब आगे बढ़ते तो हमारा राष्ट्र आज और भी आगे होता। नहीं तो फिर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर कोई है जो कि आपकी इस बात को सुन रहा है या जो पुस्तक पढ़ रहा है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, उसके लिए क्या सीख है? मतलब वो कैसे उस चीज को धारण करे, उसके लिए क्या कोई सूत्र है कि अगर मैं जो परिस्थिति से निकल रहा हूँ, क्योंकि परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती है, बट वहां से क्या वो सीख सब लोग कैसे? सिर्फ अपनी परिस्थितियों से नहीं सीखना है। यस, वो ऐसी परिस्थितियों पे, जैसे हम कंप्यूटर के कीबोर्ड को समझने लगे तो समय बीत जाएगा। आपको लैपटॉप मिला, कीबोर्ड भी है, मदरबोर्ड भी है, स्क्रीन भी है, चलाना आपको है। चलाना। अब एक आदमी ने मदरबोर्ड को समझा, कीबोर्ड को समझा, स्क्रीन को समझा, बनाया और आपको दे दिया। सही। अब हम ये समझने में लग जाए कि बना कैसे, तो फिर चलाने का काम कौन करेगा? आपको जैसे बीच के, अभी तुरंत मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बीच में एक मुझे परेशान करने वाली घटना हुई। घटना मतलब जैसे हम लोगों ने कहीं जीवन लगा दिया, हमने किसी के लिए कलेजा निकाल दिया और वो कलेजी समझ के खा गया। अब ऐसा आप समझिए, हमने किसी के लिए कलेजा निकाल दिया और वो कलेजी समझ के खा गया। अब इस परिस्थिति के बाद हमको क्या लगा कि अब हम इससे कैसे पार पाए और उससे कैसे हम बच पाए, हम कैसा आचरण करें कि हम उस व्यक्ति की बुराई भी न करें और हम अपना निर्माण भी कर लें। आया, ये बड़ा सवाल आया। यस। फिर अब मेरे ऊपर ये परिस्थिति आई तो एक तो उत्तर है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा। तो हमने उस समय पढ़ा कि इन परिस्थितियों में दुनिया में लोगों ने क्या किया। एक शब्द निकल के आया, वैचारिक संघर्ष। क्योंकि ये उस व्यक्ति से वैचारिक संघर्ष है, कोई हमारी लड़ाई ऐसी नहीं है कि हम युद्ध के मैदान में है, एक दूसरे पे तीर कमान ताने में, ऐसा नहीं। एक वैचारिक लड़ाई है। हमारा विचार मिलता था, आज नहीं मिल रहा। तो हमने पढ़ा तो वैचारिक संघर्ष को, जब हमने लगभग 72 आर्टिकल पढ़े, हमने प्लेटो और अरस्तु को भी पढ़ा, हमने स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा। जब नीचे तक पढ़ते पढ़ते आए, हमने सोनू शर्मा को भी उस पर सुना।
हमने अच्छा। कुमार विश्वास को भी सुना। अंतिम जो निकल के आई बात, आप भी गूगल कर सकते हैं कि वैचारिक संघर्ष का क्या रास्ता है, कैसे विराम उससे लिया जाए। तो निकल के आया कि पहला है संवाद, दूसरा है समझौता, तीसरा है शक्ति और नियंत्रण, और चौथा है संतुलन। तो जब ये चारों बात हमको 5-6 रात पढ़ते पढ़ते समझ में आ गई, तो हमको लग गया कि संवाद और समझौता यह परिस्थिति के प्रतिकूल के काम है। अनुकूल क्या है? शक्ति और नियंत्रण और संतुलन। तो हम अपनी शक्ति और नियंत्रण पे लगे, हम अपने संतुलन पे काम कर रहे हैं। हम काम करेंगे, हम उस चीज से निकल के बाहर आ जाएंगे। और जब हमारा ये शक्ति, नियंत्रण, संतुलन सही हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमारे जो वैचारिक संघर्ष है वो भी खत्म हो जाए, और कोई हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति निर्माण है वो यह है कि अपने अंदर, सामान्य सी बात है, जितनी भी चीजें आंख से देख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, कान से सुन सकते हो, उन सभी के अर्थ को समझो। अब बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब तो गूगल है, आपके हाथ में ही मोबाइल है। आप जिस पे बिरहा सुनते हो वो भी सुनो, एक विधा है। आप जिस पे गाना सुनते हैं उसमें से 1 घंटा निकालिए, और यदि आपको अपने मकान के अंदर कोई कोना दिख रहा है तो कोने कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ो। आपको मोटरसाइकिल दिख रही है तो मोटरसाइकिल के आविष्कारक से लेके कब बनी, कहां गई, कौन चलाया, और आज की इस स्थिति में ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसको पढ़ो। आप 4 व्हीलर में चलते हैं उसको पढ़िए। तो ये तो हो गई जो आंख से देखने में। कान से जो आप सुनो, जो श्रवण कर रहे हो, भाई आंख के अंधे लोग भी, भाई परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आंख के अंधे हैं, और उनको कई लिपियों का ज्ञान है। उन्होंने रामचरितमानस में भी कई ऐसे संशोधन की बात की है, विश्वविद्यालय वो बनाए हैं। तो उनका व्यक्ति निर्माण कैसे हुआ? तो आपकी श्रवण शक्ति, आपकी दृश्यता, आपकी सूंघने की शक्ति और आपकी बोलने की शक्ति, इन शक्तियों का जो संचयन है, और उसमें जो चीज दिखाई, सुनाई या सुगंध या वाच्य है, इन सबके विषय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना, और फिर उस पर सिर्फ अपने मत नहीं, सभी मतों को मिला के सहमत होना, ये व्यक्ति निर्माण है। संवाद आपने बताया कि जब आप रिसर्च कर रहे थे तो उसमें निकल के आया कि संवाद, समझौता, वैचारिक संघर्ष से निकलने का, और एक शक्ति, संतुलन, और लास्ट में आया कि संतुलन। सो संवाद आपने काफी किया भी है, मैं आपका पढ़ रहा था। हाँ, मैं युवा संवाद मैंने काफी किए। तो संवाद का कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, करियर में, या एक व्यक्तित्व के निर्माण में, अगर उस पर थोड़ा फोकस करें तो? संवाद ही है सब कुछ, बहुत सब कुछ संवाद है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो बेहतर होगा। मतलब बस ये समझिए, एक लाइन है, जब वाद हो रुगुण तो संवाद क्या करे। मतलब यदि रुगुण स्थिति में नहीं है आदमी, जब आत्मा नहीं रोती तो संवाद होता है। कभी कभी मौन संवाद होता है। अब तो काशी में है, अभी हम बहुत आस्था से राजेश्वराचार्य जी का नाम लेते हैं, वो पद्मश्री हैं, और अद्भुत ज्ञान हमारे गुरु जी हैं आदरणीय संत त्रिपाठी जी, अद्भुत ज्ञान। कभी आप इन लोगों से भी मिलिए, मैं आपको मिलवाऊंगा, और उनके साथ भी आपको बैठाता हूँ, राजेश्वराचार्य जी। तो वो एक रील उनकी वायरल है, उसमें कहते हैं कि यहाँ तो कोयला वाला कोयला धोते समय भी कहता है, जागा जागा हो भोला गौरा के सूतेदा। हम भी बोलते हैं महादेव ऊपर देख के। कोई बोलते हैं कि, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मंदिर में जाता हूँ, मैं इष्ट देव हैं बाबा काल भैरव, वहाँ जाता हूँ, विश्वनाथ जी के यहाँ जाता हूँ। मैं दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ अपने हनुमान जी, प्राचीन हनुमान जी के पास जाके जरूर हाजिरी लगा देता हूँ। लखनऊ जाता हूँ तो हनुमान सेतु पे जाता हूँ। तो हम बस एक बात बोल देते हैं कि भगवान अब तोरे के नमाएगी, ले अपन देखा ताका, अब देखिए, आप देखा ताका, तोरे ऊपर अब हमारी बात जैसे खत्म, हम शक्तिहीन हो गए। तो संवाद तो मौन भी है। अब हमारे ऊपर आइए, अब मैं आपको अपनी एक अनटोल्ड स्टोरी टाइप बात बता रहा हूँ कि मतलब भैया से पूछेंगे, वो परेशान है, पत्नी मेरी परेशान है। अधिकतम जो लोग हमारे साथ रात में साथ सोते हैं, वो सब लोग इस बात को लेके परेशान है कि मैं नींद में बोलता हूँ। हाँ, मैं नींद में बोलता हूँ। धन जी अभी
लगभग हमारे साथ कई रात ये लोग सोए हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा कि लोग उठ के सर पकड़ लेते हैं कि यार अब चुप हो जाओ। मतलब अभी तो ये संवाद ही है। हम दिन में जो करते हैं वो सॉफ्टवेयर ये कोई एक आध नहीं बंद हो पाया। जैसे मोबाइल में सब बंद करते हैं, लैपटॉप में सब पहले मिनिमाइज कर देते हैं, उसको वो काट देते हैं, फिर जाके कंप्यूटर बंद करते हैं। तो कोई एक आध खुला रह जाता है जिस पे काम दिमाग करता रहता है और ये चलती रहती है। जैसे एक पुस्तक है, राइटर का नाम हमको याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी पुस्तक है, जेपी सर ने हमको दिया था, अवचेतन मन की शक्ति। मन जब अवचेतन स्थिति में हो उस समय मन की शक्ति क्या है। तो ये संवाद ही सब कुछ है। मौन में भी संवाद है, मौन में भी संवाद है। तो आप सिर्फ बोलने के संवाद पे मत जाइए। और मैं जो युवा संवाद करता था वो हमने पूर्वांचल युवा संवाद किया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर था कि सरकार आज हजारों रास्ते दे रही है युवाओं को आगे बढ़ने का। हमारे जागने से पहले उसकी वो हमारे पास लेटर भी है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जो हम पंपलेट निकाल के बांटे थे उस समय कि हमसे जागने से पहले समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जाग के हम आंख खोलते हैं तो सबसे पहले हमारा दर्शन समस्याओं से ही हो रहा है, समाधान से नहीं हो रहा है। तो उसमें नारा हमने दिया था कि पूर्वांचल का युवा चला पुरजोर समस्या से समाधान की ओर। उसको लेके हमने 88 बैठकें की थी, भारत माता मंदिर पे बैठकें की थी। मतलब बनारस का तो हर मोहल्ला लगभग हमने बैठक की थी। गोरखपुर में किया, अखबारों में, भदोही में किया, रावर्ट्सगंज सोनभद्र में किया उस टाइम पे, गाजीपुर में किया। मतलब मैं लगभग हर जगह पूर्वांचल में गया और बैठकें हुई, तब जाके संवाद हुआ, विषय भी निकल के आए, भाषणबाजी भी हुई और सबने सीखा भी उससे। जो आपने पुस्तक लिखा है उसमें वही राष्ट्र निर्माण पे है, उसमें व्यवहार से लेके भारतीय संस्कृति और इन सारी चीज़ों पे फोकस है। तो अगर उसका एक क्रिस्प आप बताना चाहे, अगर जिसको इंटरेस्ट हो बुक में पढ़ने के लिए, तो उसमें 2-3 ऐसे मुद्दे या 2-3 ऐसे टॉपिक जिस पे कि आपका ज़्यादा फोकस रहा हो। सब अच्छे हैं। तो अब बाप किसी बेटे को खराब थोड़ी कहेगा, लेखक अपने आर्टिकल को खराब कैसे कह सकता है। सही है। वैसे उसमें प्रयास एक आर्टिकल है और पुनरुत्थान एक आर्टिकल है जिसको सबको पढ़ना चाहिए। और मैं तो प्रयास पे बाद में और लिखा, मैंने लिखा है ये बात कि प्रयास एक ऐसा शब्द है जिसने नीरस से रस, अविश्वास से विश्वास, अकर्मणता से कर्मणता, इन शब्दों को निकाल के असफल को सफल बनाया है। ये ऐसे शब्द हैं जो पत्थर से पानी निकालने की ताकत रखते हैं। आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो मतलब बुक्स तो पढ़ना थोड़ा कम हुआ है, हालांकि पढ़ाई तो बढ़ा है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा। आप प्रतिलिपि ऐप देख लीजिए, लाखों लोग पढ़ रहे हैं और आप उस पे क्यों जा रहे हैं। पढ़ने का क्रेज देखना हो तो आप किसी कहने में गुरेज नहीं है, अश्लील वेबसाइट खोल के देख लीजिए। मतलब 125 करोड़ का यदि भारत है तो 20 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं। हम मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं, उनके टेस्ट की चीजें आपको देनी होंगी और उनको वहां से हटाना पड़ेगा। और वो हटेंगे कब? जब उनका व्यक्ति निर्माण होगा। और व्यक्ति निर्माण कब होगा? जब घरों में हमारे अभिभावक हमारे साथ बैठना फिर से शुरू करेंगे। चाणक्य ने क्या कहा? 10 साल तक लालन पालन, 15 साल तक ताड़न और 15 के बाद मित्र। आपको 4 वेद 6 7 18 पुराण आसान है पढ़ाना। यदि नहीं पढ़ा पा रहे तो कम से कम अपने अपने राम तो पढ़ा ही दीजिए। इजी है, इजी है। अच्छा, आपको एक बहुत, आपने कई बात हमसे पूछी, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कितने लोग रामायण रामचरितमानस पढ़ते होंगे? आपके गांव में, आपके घर में बताइए। रखा तो अगर देखेंगे तो आप हिंदू परिवार से है तो सारे घरों में होगा। पढ़ने का जो देखा जाए तो मुझे लगता है कि हार्डली कोई एक, मतलब 100 में एक, 100 में एक या 10 में एक, चलो 10 भी मान लिया। लेकिन राम दशरथ के लड़के थे, सीता जनक की लड़की थी, राम 4 भाई थे, राम की माता कौशल्या थी, कैकेयी ने उनको वन भेजा, सुग्रीव मिले, हनुमान उनके सहयोगी हुए, अंगद उनका संदेश लेके दूत बन के गए, बाली को राम ने मारा, जामवंत मंत्री थे, नल नील ने पुल बनाया। ये बात 100% लोग जानते। इतनी बात। फिर रावण चढ़ाई किए, विभीषण राम का साथ दिए, उन्होंने तीर मारा, नाभि में अमृत थी, विभीषण ने बताया, राम मरने लगे तो लक्ष्मण से राम ने कहा जाओ शिक्षा ले लो। रावण इस समय धरती का सबसे बड़ा विद्वान है। ये बात सब लोग जानते हैं। सब लोग। कैसे? पढ़ा तो आपने भी बताया
और आपने सही बताया, सही बताया, ये मैं भी कह रहा हूं। तो कैसे जानते हैं लोग? ऐसे जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो 150-200 साल से बातें बताई, जो हमारी ध्वनि अनंत नाद में है, वो रिवर्ड होके कहानियों के माध्यम से हमारे पास आज भी आ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ कंठ करने की परंपरा थी, हमारे यहाँ पारंपरिक कहानियों की परंपरा थी, कहावतों की परंपरा थी, और हमारे अध्ययन में मुहावरे हैं, हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मुहावरे पढ़ाए जाते हैं। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कि परिवारों में व्यक्ति निर्माण के लिए ऐसी ही चर्चाएं शुरू हो जाएंगी तो पाठक, लेखक और प्रकाशक तीनों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये जो संवाद, और खासतौर से जो आपने घरों में बोला कि 10 साल तक तो पालन पोषण है, 10 से 15 में जो है कि थोड़ा उसको डांट फटकार के थोड़ा सा एक डिसिप्लिन में लाया जाए, और 15 के बाद वो मित्रवत व्यवहार किया जाए, उसके साथ संवाद किया जाए। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट फ्री है, अब कोई एक साथ बैठता नहीं है। वो चाहे कह लो विदेशी जो आदतें हैं कि न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, दादा दादी साथ में रह नहीं रहे हैं, सबके रूम में टीवी पहुंच गया है, किसी को न्यूज़ देखना है, किसी को क्रिकेट देखना है, किसी को धारावाहिक देखना है। तो वो संवाद जो ये सोशल मीडिया या जो करंट जनरेशन है, ये संवाद से थोड़ा दूर जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? एक्टिव है सब, कोई डीएक्टिव नहीं है, चादर ओढ़ के कोई सोया नहीं है, ये पॉजिटिव बात है। बस आपको बदल देना है, बदल देना है। हाँ, सब एक्टिव तो है ना, सबकी जागने की शक्ति है, सबकी उंगलियां काम कर रही हैं मोबाइल पे, आंख से सब स्क्रीन देख रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट बदल देना है। ये सकारात्मक है कि लोग सक्रिय हैं। जो आपका मैं एक कन्वर्सेशन देख रहा था, उसमें आपने बोला था कि वो सर्च मोड को चेंज करना। हाँ, बस सर्चिंग मोड चेंज करना। तो वो सर्च मोड चेंज करने की जिम्मेदारी किस पे है? क्या गार्जियन, अभिभावक पे है, बच्चों पे है? आप बोलेंगे दोनों पे है, लेकिन वो ज्यादा किस पे है? सब पे है। एक सूक्ति वाक्य है बड़ा अच्छा, अमंत्रम मंत्रम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभा। इसका अर्थ जरूर बताइए, क्योंकि ना तो मुझे समझ में आया ना तो दर्शकों को। अमंत्रम मंत्रम नास्ति, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, जो मंत्र न बन जाए, मंत्र के बराबर नहीं है। अमंत्रम मंत्रम नास्ति नास्ति मूलम नौषध, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो औषधि नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, योजकस तत्र दुर्लभ, योजक दुर्लभ है, उनकी योजना करने वाला दुर्लभ है। तो कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र ना बन जाए, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो औषधि न बन जाए, दवा न बन जाए, और कोई ऐसा पुरुष नहीं जो कि अयोग्य है, अयोग्य बन जाए। अयोग्य नहीं है, वो योग्य बन जाए। सब योग्य है, सब योग्य है। योजकस तत्र दुर्लभ, योजक दुर्लभ है। तो आपको योजना करनी है। और ये देश, ये भारत भूमि आनंद की भूमि है, ये आनंदवादी देश है, सब आनंद में है। उनको जहां आनंद मिल रहा है वहां आनंद में है, और आप उस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, आप बताइए कि आप अपने को या मैं अपने को स्मार्ट समझ रहा हूं? समझिए बात को। हम ये समझ रहे हैं कि हम उस पीढ़ी में हैं जो परिवर्तन लाना चाहता है, चाहे मैं किताब लिख के, चाहे आप यूट्यूब चैनल चला के। तो हमारा आपका स्टेटस कौन लोग नहीं समझ पा रहे हैं? जो हमको आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या ये उल्टी बात नहीं है? हम भी उनके स्टेटस को नहीं समझ पा रहे हैं। अब यदि हम समझदार हो के उनको नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको तो आप ना समझ समझ ही रहे हैं। तो टफ टास्क आपके लिए है कि उनके लिए है? मेरी बात आप समझ रहा हूँ। अगर हम अपने आप को समझदार समझ के और हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वो कैसे समझेंगे? तो कैसे? तो आप तो उनको ना समझ ही रहे हैं। जरूरत है बॉटम पे जाके काम करने की, टॉप घूमने से नहीं बन पाएगा काम। अब जो एक स्कूली शिक्षा है जो चलता आ रहा है कि नहीं, पहली से 5वीं, 5वीं से 8वीं, और मेरा जो एक तरीके से ये जो चैनल कह लीजिए या जो ये माध्यम है, वो उसी विचारधारा को थोड़ा सा बदलाव में लाना चाहता है कि जो देहात है, शहर की बात नहीं कर रहे, वहाँ पे तो बच्चा पैदा होता है और वो प्रोफेशन डिसाइड हो जाता है कि क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट होता है, वो किसी भी देहात में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कि पहले वो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक शिक्षा है कि पहली से 12वीं तक तो उसको पता ही नहीं कि बनना क्या है। तो उसके बाद फिर आता है कि अब वो ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल वो घिसेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा,
और उसके बाद फिर वो नहीं हो रहा है, तब तक वो सोचेगा चलो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता हूँ, बीएड कर लेता हूँ। अब उधर भी नहीं बना तो फिर वो जाता है कि अब तो कहीं ना कहीं से पैसा तो लाना पड़ेगा, भले सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो फिर वो प्राइवेट की तरफ जाएगा, और जहाँ पे कि वो थोड़ा पीछे हो जाता है उस मामले में। तो क्या ये सोच को बदलने में थोड़ा सा विद्यालयों का भी हाथ होना चाहिए, क्योंकि गार्जियन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, तो क्या वो थोड़ा विद्यालयों के माध्यम से आना चाहिए? देखिए, जब देश गुलाम था और टीवी मैकाले इस देश में नहीं आया था, तो लॉर्ड मुनरो, लॉर्ड थॉमस, हमारा एक शिक्षा व्यवस्था पे आर्टिकल है, मैं आपको भेजूंगा, उसको पढ़िएगा प्लीज। जरूर। तो इन लोगों ने 93 इवन 97 तक 97% साक्षरता दर भारत की थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 7,32,000 गुरुकुल इस देश में थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्राग ऐतिहासिक काल के बाद मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक इतिहास, इन समयों के बाद से लिपिबद्ध चीजें हुई। मुगलों ने, अंग्रेजों ने, हुड़ कुषाण, सबने हमारे इतिहास जलाए, बौद्धों ने भी जलाए नालंदा और तक्षशिला को। आप कल्पना करिए कि इसके बाद भी लॉर्ड मुनरो और लॉर्ड थॉमस अपने देश की संसद में आर्टिकल अखबारों में लिखते हैं और लिपिबद्ध है, गूगल करके आप पा लेंगे कि 7,32,000 गुरुकुल थे, और ये माना गया भारतीय जनसंख्या के आधार पर कि प्रत्येक 20 आदमी पे एक गुरुकुल था। और कोई बोर्ड नहीं था, कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं था। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। हम जो आज बात करते हैं, बार बार एक बात करते हैं, मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग। हर एम्प्लॉयर चाहता है कि हमारा एम्प्लॉई, जो 12,000 रुपये वाला एम्प्लॉई भी है, जो वो जनरेटर का हैंडल भी मार ले, गाड़ी भी साफ कर दे, सब्जी भी ला दे, गेट भी बंद कर दे, बच्चे को स्कूल से ले भी आए। ये मल्टीटास्किंग है क्या? ये हमारे गुरुकुल का विद्या, विनय और विवेक है, जिसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। जो बीच के कालखंड में विगत 2 दशकों 3 दशकों में एजुकेशन और स्किल को हम डिफाइन नहीं कर पाए कि अलग अलग ये चीजें हैं क्या। कैसे कोई बच्चा पढ़ता है गणित और बनाता है चित्र। अपना जो कन्वर्सेशन चल रहा था शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, और आपका था कि नहीं मल्टीटास्किंग जो है कि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि एक आदमी से कई काम ले सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में यही है कि आज स्किल और एजुकेशन को लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे, और एजुकेशन जरूरी है। वो आपके दिमाग की तर्क शक्ति के लिए पूरी की पूरी पढ़ाई है कि आप सवालों को हल करते हैं तो कितने समय में कौन सा सवाल आप हल कर पा रहे हैं, मतलब तेजी क्या आपके दिमाग की है। बाकी सामान्य व्यवहारिक जीवन में उपयोग की क्या काम है, उसमें बहुत सारा। अब एक बहुत जनरल सी बात है, एक आईएएस की ट्रेनिंग एक लेखपाल कराता है, क्योंकि जो व्यवहारिक बात है वो लेखपाल जानता है। तो यही तो है स्किल और एजुकेशन। नहीं, तो मेरा जो प्रश्न था कि जो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था या कहीं का भी हो, जो प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था जो चलती आ रही है, जो गांव के प्राइमरी स्कूल है, जो वहाँ पे पढ़ाइयाँ होती हैं, वहाँ से वो जो इनिशियल किक है कि नहीं बच्चे को बड़ा होके बनना क्या है या सोचना क्या है। बनना तो बात की बात आती है, वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर माइंडसेट तो बाद में आता है, बट जो सोच को डेवलप करना है थोड़ा सा व्यापक लेवल पे सोचे, रेदर देन कि वो क्लास दर क्लास बस पास होता चला जाता है। उसका टेंशन ये नहीं है कि वो 10 साल के बाद या आज ये पढ़ाई करके क्या हो जाएगा, उसका टेंशन ये है कि ये एग्जाम में उसके मार्क्स कितने आ जाएंगे, इस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने आ जाएंगे। तो उस पर आपका क्या कहना है? तो जो भविष्य नहीं देखते, जो केवल आज में आज देखते हैं, जो आज का आनंद जानते हैं, वो उनके लिए पहला टारगेट तो मार्क्स लाना ही है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जितनी भी प्रतिभाएं प्रसिद्ध हुई, उनके लिए कोई टारगेट सेट करके किसी ने कुछ नहीं दिया था। उनको गोल पोस्ट स्वयं तय करना था कि हमारा क्या लक्ष्य होगा। क्योंकि अमूमन आप प्राथमिक विद्यालयों में जाएंगे तो मैंने बहुत पहले बात आपसे ये बताई इसी आपके बातचीत के दौरान कि यदि हम आंख से जो देखते हैं उसका अर्थ नहीं समझ पाते तो व्यक्ति निर्माण नहीं हो रहा है। तो आज प्राथमिक विद्यालयों पे आप जाइए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, और मुझे लगता है पूरे देश भर में सर्व शिक्षा अभियान है, तो उस पर लिखा है एक तरफ कि लक्ष्य विहीन मनुष्य पशु के समान है, और दूसरी तरफ लिखा है अनुशासन ही देश को महान बनाता है।
और आप चाहे 5वीं में पढ़े, उससे पहले की ये बात है। और 6, 7, 8 वाले जो हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है और लक्ष्य विहीन मनुष्य पशु के समान है। ये दोनों शब्द व्यक्ति निर्माण की इकाई हैं, और यदि आप इसको पहले ही दिन क्लियर कर ले, पहले ही दिन इसके अर्थ को समझ ले कि इन दीवारों पे लिखा क्या है, तो ये बात खत्म हो जाएगी कि हम केवल मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो श्रवण शक्ति, दृश्यता, सुगंध की शक्ति और बोलने की शक्ति, इन चारों शक्तियों से इर्द गिर्द जो भी चीजें दिखाई, सुनाई, सुगंधित अथवा वाच्य हैं, उनको समझते रहिए, तो ये गोल पोस्ट तय करने वाली बात अपने आप खत्म हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक वो सिस्टम में आ जाएगी, सिस्टम में आ जाएगी। सो आप अगर आज के जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, या जो देहाती व्यवस्था है, जिसको मैं भारत बोलता हूँ, या सब लोग भारत बोलते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड है या टॉप 20 शहरों के लिए। भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है कि आप किसी बोल देंगे कि ये भारत है। भारत जीता जागता राष्ट्र है, ऐसा अटल जी ने कहा था कि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है जी। तो यहाँ पे जो जागरूकता है या उपयोगिता है लोगों की, या जो सोच है कि उस जो ग्रोथ है उसमें भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, उसके लिए क्या कुछ बदलाव की आप उम्मीद रखते हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं? बदलाव स्वयं में, परिस्थितियों में नहीं। तो वो बदलाव कहाँ से आएगा? क्योंकि अगर जानने से, जानने का, पूजा करने से, पूजा माने पूरी जानकारी लेने से। ओके, अच्छा, पूजा मतलब पूरी जानकारी, ये पूरी जानकारी लेने से। सो और एक कोई अगर ऐसा मैसेज जो आप इस चैनल के माध्यम से देश को, गांव को, मैं बार बार गांव पे आता हूं क्योंकि मैं गांव, देखिए हम लोग देश को मैसेज दे सकें, बहुत बड़ा राष्ट्र है हमारा, हम अपने जितने लोग हमको सुन रहे हैं, यही हमारा देश है, यही हमारी दुनिया है। और सर्वेश जी को जितने लोग सुन रहे हैं, यही उनकी दुनिया है, यही उनका देश है। बाकी तो ये बहुत बड़ा सौर मंडल है, बहुत बड़ा धरती ग्रह पे रहने वाले लोग हैं, पृथ्वी ग्रह पे। सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आजीवन सीखने की एक कला अपने अंदर विकसित करिए। कोई भी परिपक्व नहीं है, और बहुत सारे ऐसे छात्र नौजवान हैं, मैं अपने एक छोटे भाई हैं उनसे भी ये बात कहता हूं, सबसे कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे साथियों, मैं भी परिपक्व नहीं हूं, सीखने का प्रयास कर रहा हूं, इतने संघर्ष में हूं, इतना असफल हूं, सफलता के लिए प्रयास कर रहा हूं। आपका आस और विश्वास जो मुझ पर लगा हुआ है, उसको भी सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, आप वहां से आज अपने को शून्य मान करके अपने सर्वोच्च शिखर की कल्पना करिए, और कल्पनाओं को करते समय संसाधनों का ध्यान तनिक भी मत करिए, और उस सर्वोच्च कल्पना को सार्थक करने के लिए आज से सीखिए। जो करना चाहते हैं उसमें आप सफल होंगे कि नहीं, ये गारंटी नहीं है, ये निश्चितता नहीं है, लेकिन आपसे अधिक उसके लिए प्रयास किसी ने किया, यह कहने की जगह ना हो, यह आपके हाथ में है। आप सर्वोच्च तय करिए, सर्वोच्च प्रयास के बल पे तय करिए, और प्रयास में अपने आस और विश्वास को लगाइए। सार्थकता निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप आए, आपने काफ़ी समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सर्वेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं कि आप सब सर्वेश जी के प्रयास को भी सफल करिए, और आप इनके YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं जितना बोल सकता हूं उतना आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। मैं इतने इनिशियल स्टेज पे हूं कि ये बातें आपसे भी मिल के कर लूंगा, लेकिन दुनिया तक मुझे पहुंचाने वाले को आप भी सफल करिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।